वो कोई आम मौसम वाली ठंड नहीं थी। नहीं, वो ऐसी सिहरन थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंचती है। उन्होंने जैसे तैसे मेन गेट खोला और अंदर जाते हॉल की जमीन पे जो नजारा था, उसमें कुछ चमकदार ज्वेलरी रखी थी। उसी गहनों के बीच अनिरुद्ध को एक चांदी जैसी अंगूठी दिखी जिसमें एक बड़ा सा हरे रंग का नग लगा। इस घटना के जो मनोवैज्ञानिक और रहस्यमयी पहलू है ना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद यहाँ कोई डरावनी कहानी सुनाकर सनसनी फैलाना नहीं है। हाँ, वो तो है ही। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो ये दिखाता है कि जब इंसानी जिज्ञासा, समूह का दबाव और खतरे के एकदम साफ सिग्नल्स को इग्नोर करने की आदत एक साथ मिलती है तो उसका रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है। हम अक्सर मानते हैं कि खतरे के समय इंसान लॉजिक लगाएगा, लेकिन ये सोर्स उस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है। वही तो। और सोर्स मटेरियल में जिस तरह से इस घटना की शुरुआत बताई गई है, वो किसी भी आम शहरी जिंदगी का हिस्सा लग सकती है। मतलब बात लखनऊ के 4 10वीं क्लास के पक्के दोस्तों की है, अनिरुद्ध, हर्षित, नितिन और कार्तिकेय। 10वीं क्लास, वो उम्र ही ऐसी होती है। हाँ, और इनका रूटीन इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था कि अगर एक सुबह 6 बजे उठता तो बाकी तीनों की नींद भी उसी वक्त खुल जाती थी। मतलब अगर मैं इनकी तुलना करूं तो ये चारों दोस्त पक्षियों के एक ऐसे झुंड की तरह थे जो बिना कुछ कहे हवा में एक साथ एक ही दिशा में मुड़ते हैं। उनका सोचना, समझना सब कुछ एक जैसा था। ये पक्षियों के झुंड वाली एनालॉजी ना इंसानी व्यवहार को समझने के लिए बहुत सटीक है। देखिए, किशोरावस्था यानी टीनेज में दोस्तों का ग्रुप ही इंसान की पूरी दुनिया बन जाता है। न्यूरोलॉजिकल लेवल पर अगर हम देखें तो इस उम्र में इंडिविजुअल आइडेंटिटी अक्सर ग्रुप की आइडेंटिटी में विलीन हो जाती है। अच्छा, तो मतलब वो खुद के लिए सोचना बंद कर देते हैं? एक तरह से हाँ। जब 4 लोग एक जैसा सोचने लगे ना, तो उनके बीच किसी भी नए या विपरीत विचार का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे का सही अंदाजा लगाता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो उस उम्र में पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। इसकी वजह से कोई रिस्क लेना उन्हें खतरे से ज्यादा एक सोशल अचीवमेंट लगता है। वाओ, ये तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और यही रिस्क लेने की टेंडेंसी उन्हें एक ऐसी जगह की तरफ खींच ले गई जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उस वीरान घर की तरफ। हाँ, इनकी कोचिंग क्लास शहर के थोड़े बाहरी इलाके में थी, करीब 5 किलोमीटर दूर। उसी कोचिंग के पास एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था जो करीब 20 सालों से बन पड़ा था। वहाँ कई पुराने घर थे, लेकिन उन खंडहरों के बीच ना एक घर ऐसा था जो सबसे अलग था। सोर्स में उस घर का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अजीब दिया गया है। अरे बहुत अजीब। उस घर के आंगन में एक खटारा कार खड़ी थी और कुछ टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई वहाँ रहता था, लेकिन अचानक एक दिन अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर रातों रात गायब हो गया। और यहीं से वो जिज्ञासा शुरू होती है। बिल्कुल। कार्तिकेय के अंदर इस घर को लेकर बहुत भारी क्यूरियोसिटी थी। वो हमेशा अपने माता पिता से पूछता था कि उस घर में कौन रहता था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे हमेशा डांट कर चुप करा दिया जाता था। यहाँ मुझे एक बात सोचनी पड़ रही है कि जब माता पिता किसी चीज के लिए साफ मना करते हैं तो वो डांट एक वार्निंग का काम करने के बजाय एक तरह का इनविटेशन क्यों बन जाती है? इसके पीछे ना इंसानी दिमाग की एक बहुत ही बेसिक फितरत काम करती है। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को रिएक्टेंस थ्योरी कहा जाता है। रिएक्टेंस थ्योरी? हाँ, जब किसी इंसान को और खास तौर पर किसी टीनेजर को ये महसूस होता है कि उसकी आज़ादी या किसी जानकारी तक उसकी पहुंच को जानबूझकर रोका जा रहा है, तो उसका दिमाग एक तरह के रिबेलियन यानी विद्रोह के मोड में चला जाता है। मतलब जो मना किया है वही करना है। एग्जैक्टली। जो चीज़ छिपाई जाती है वो सिर्फ एक रहस्य नहीं रहती, बल्कि उसका पहुंचना एक चैलेंज बन जाता है। जब नियम तोड़े जाते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो खुशी और रोमांच देता है। उनके लिए वो घर कोई खतरा नहीं, बल्कि सॉल्व करने के लिए एक रोमांचक पहेली बन गया था। माता पिता की डांट ने उस घर के इर्द गिर्द एक ऐसा रहस्य का घेरा बना दिया जिसे भेदना उनके लिए जरूरी हो गया। जिज्ञासा तो समझ आती है, लेकिन सोर्स मटेरियल का अगला हिस्सा सुनकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कैसे एक नॉर्मल सी जिज्ञासा एक इतनी डेंजरस प्लानिंग में बदल जाती है। हाँ, वो संडे रात का प्लान। हाँ, एक दिन जब उनके टीचर लेट हो गए तो इन चारों ने तय किया कि आने वाले संडे की रात 10:30 बजे वो उस घर में घुसेंगे। उन्होंने बाकायदा अपने अपने घरों में झूठ बोला कि वो एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए मिल रहे हैं। अपनी साइकिलें उन्होंने जानबूझकर कोचिंग सेंटर के सामने खड़ी की ताकि किसी को शक ना हो। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं।
ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। और इस पॉइंट पर आके ये घटना एक नॉर्मल टीनेज बगावत से कहीं आगे निकल जाती है। उन्होंने प्लान बनाया, झूठ बोला और अपनी सेफ्टी की हर उस लाइन को क्रॉस किया जो समाज या परिवार ने उनके लिए बनाई थी। जब कोई ग्रुप इस तरह से किसी वर्जित काम को करने की योजना बनाता है ना, तो वो एक इको चेम्बर में बदल जाता है। इको चेम्बर मतलब? जहाँ सिर्फ अपनी ही बात सही लगती है। हाँ, वहाँ किसी भी तरह के डर या डाउट के लिए कोई जगह नहीं बचती। हर कदम के साथ वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने उस घर की दीवार फांदी, खतरे का पहला और सबसे बड़ा सिग्नल उनके सामने आ गया। कार्तिकेय की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड और बहुत भारी घबराहट महसूस हुई। वो कोई आम मौसम वाली ठंड नहीं थी, नहीं, वो ऐसी सिहरन थी जो सीधे हड्डियों तक पहुंचती। उन्होंने जैसे तैसे मेन गेट खोला और अंदर जाते हॉल की जमीन पे जो नजारा था, बाप रे, वो किसी भी इंसान को वहां से भागने पे मजबूर कर दे। वहां भयंकर बदबू थी और फोन के फ्लैशलाइट में उन्होंने देखा कि पूरे हॉल की जमीन पे अनगिनत मरे हुए कौवे बिछे हुए थे, एकदम एक चादर की तरह। इतने सारे मरे हुए पक्षी एक साथ मिलना कोई आम बात नहीं है। वही तो, इतने सारे मृत पक्षी। ये तो नेचर का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ डू नॉट एंटर का बोर्ड था। अनिरुद्ध ये देखकर बुरी तरह डर गया और कांपने लगा। उसने कहा कि तुरंत वापस चलना चाहिए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बाकी दोस्तों ने उसे ये कहकर मना लिया कि अरे ये कौवे बस खाने की तलाश में आकर मर गए होंगे। मतलब इंसान अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दबाने के लिए इस तरह के खोखले लॉजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? यहीं पर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रुप साइकोलॉजी अपना असली खेल दिखाती है। जब हम किसी समूह में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग खतरे को उस ग्रुप के मेंबर्स के नंबर से डिवाइड कर देता है। अच्छा, मतलब डर बंट जाता है। हाँ, अनिरुद्ध का शरीर और दिमाग उसे चीख चीख कर बता रहा था कि ये जगह सेफ नहीं है। उस कैमिक डाला जो दिमाग में डर को प्रोसेस करता है, वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। लेकिन बाकी 3 दोस्तों ने अनिरुद्ध के उस डर को खारिज कर दिया। ग्रुप में अक्सर ऐसा होता है कि हम लॉजिक का इस्तेमाल सच्चाई को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने गलत फैसले को सही साबित करने के लिए करते हैं, जो कि एक कॉग्निटिव बायस है। बिल्कुल, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि इतनी लंबी प्लानिंग के बाद उन्हें डर के मारे वापस लौटना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने मरे हुए कौवों के उस भयानक सीन को एक बहुत ही नॉर्मल सी घटना का रूप दे दिया। और उनकी वो बेवकूफी उन्हें घर के और अंदर ले गई। मरे हुए कौवों वाले उस हॉल को पार करने के बाद उन्हें एक ऐसा दरवाजा दिखा जिसने इस पूरी जगह के नियम ही बदल दिए। सड़े हुए, बदबूदार और 20 साल पुराने घर के अंदर एक चटक लाल रंग का एकदम नया और चमकता हुआ दरवाजा मौजूद था। और वो दरवाजा बहुत ठंडा भी था। हाँ, छूने पर वो एक फ्रीजर की तरह ठंडा था। जब उन्होंने वो दरवाजा खोला तो 20 साल से बंद होने के बावजूद वो कमरा लाइक पिंटरेस्ट की फोटो से भी ज्यादा साफ और सलीके से सजा हुआ था। सफेद चादर पर एक सिलवट तक नहीं थी, धूल का एक कण नहीं था। ये बहुत ही अनसेटलिंग डिटेल है। हाँ, और यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक अलग नजरिए से सोचना चाह रही हूँ। 20 साल से बंद घर में अगर ये कमरा इतना साफ था, तो क्या ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, क्या ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है कि कोई इंसान छुपकर वहां रह रहा हो, बजाय इसके कि हम इसे किसी पैरानॉर्मल जाल के रूप में देखें? बाहर इतनी सड़न और अंदर इतनी सफाई, ये किसी इंसान का काम भी तो हो सकता है ना? ये एक बहुत ही वैलिड और तार्किक सवाल है। कोई स्क्वाटर या वहां छुपकर रहने वाला इंसान उस सफाई की वजह हो सकता है, लेकिन जब हम मनोविज्ञान और इंसानी डर के नजरिए से इसे देखते हैं, तो यहाँ अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट लागू होता है। अनकैनी वैली, ये क्या होता है? देखिए, जब कोई चीज वैसी नहीं होती जैसी उसे होनी चाहिए और वो जरूरत से ज्यादा परफेक्ट होती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। अगर कोई वहां छुपकर रह रहा होता, तो रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ तो निशान होते, जैसे कचरा, इस्तेमाल किए गए बर्तन या बिखरा हुआ सामान। हाँ, बात तो सही है। कोई इंसान इतनी परफेक्शन से कैसे रहेगा? एग्जैक्टली। एक ऐसी जगह जो मौत और सड़न से घिरी हो, वहां एक बेदाग, बिना सिलवट वाली सफेद चादर का होना बहुत ही अप्राकृतिक है। इंसानी दिमाग इस तरह की अप्राकृतिक परफेक्शन को बीमारी या मौत के सिग्नल के रूप में प्रोसेस करता है। लोक कथाओं में भी ये एक बहुत कॉमन बात है कि शिकारी अपने जाल को बहुत ही अट्रैक्टिव और साफ सुथरा बनाता है ताकि शिकार खुद चलकर अंदर आ जाए। उफ, और वो शिकार अनिरुद्ध था जो इस लालच में फंस गया। उस कमरे में ना उन्हें एक एंटीक डिब्बा मिला जिसमें कुछ चमकदार ज्वेलरी रखी थी।
उसी गहनों के बीच अनिरुद्ध को एक चांदी जैसी अंगूठी दिखी जिसमें एक बड़ा सा हरे रंग का नग लगा था। वो अंगूठी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाया और उसने बिना किसी को बताए चुपचाप उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। और यही वो सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, सोर्स मटेरियल में इस पल को एक ऐसे पॉइंट की तरह दिखाया गया है जहां से सब कुछ बदल गया। देखिए, किसी भी पुरानी संस्कृति, लोक कथा या रहस्यमयी जगह का ये सबसे पहला नियम होता है कि वहां से कभी कोई चीज वापस नहीं लानी चाहिए। फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं। बिल्कुल। जब कोई चीज ऐसी जगह से उठाई जाती है तो वो सिर्फ एक मेटल या पत्थर नहीं होता। साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही नजरियों से वो ऑब्जेक्ट उस जगह के इतिहास और वहां रुकी हुई ऊर्जा का कैरियर बन जाता है। अनिरुद्ध का उस अंगूठी को चुराना सिर्फ एक लालच नहीं था, वो अनजाने में उस जगह के एक हिस्से पर अपना अधिकार जताने की कोशिश थी। और ये एक ऐसी भूल है जो हर डरावनी कहानी में तबाही लाती है। और उस तबाही की शुरुआत भी न तुरंत ही हो गई। जैसे ही अंगूठी जेब में गई, अचानक ऊपर की मंजिल से भारी फर्नीचर को जोर जोर से हिलाने और खिसकाने की भयानक आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीटी जा रही हो। वो लोग वहां से भागे होंगे तुरंत। बिल्कुल। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए और वहां से अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन रास्ते में ही उस खौफ का तांडव शुरू हो गया। अनिरुद्ध की साइकिल अचानक बहुत अजीब तरीके से लहराने लगी और वो मुंह के बल बहुत बुरी तरह सड़क पर गिर पड़ा। उसका सामने का दांत टूट गया और सड़क पर खून बहने लगा। चोट तो काफी गहरी लगी होगी। हाँ, लेकिन जो घटना अगले दिन हुई उसने तो सारी हदों को पार कर दिया। दोपहर में जब दोस्त अनिरुद्ध के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के घर में दौड़ रहा था, चीजों को तोड़ रहा था और दीवारों पर अपना सिर जोर जोर से मार रहा था, जिससे घर में हर जगह खून के धब्बे लग गए थे। सोचिए, एक छोटी सी साइकिल की चोट से इस तरह का गहरा और हिंसक बदलाव आना बहुत ही विचलित करने वाला है। साइकिल से गिरना बस एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन जो मेंटल स्टेट उसके बाद पैदा हुई ना, उसे सिर्फ एक फिजिकल इंजरी से नहीं जोड़ा जा सकता। इतने एक्सट्रीम स्ट्रेस के बाद जब इंसान का दिमाग उस ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो इस तरह के हिंसक या अबनॉर्मल बिहेवियर में टूट सकता है। मतलब ये सब ट्रॉमा का रिस्पॉन्स था? काफी हद तक। उस घर के अंदर का डर, भागने की दहशत और अनिरुद्ध के मन में उस अंगूठी को चुराने का जो गिल्ट था, ये सब मिलके उसके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर एक ऐसा अटैक कर रहे थे जिसे झेलना किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और जब इस तरह का बिहेवियर सामने आता है तो मेडिकल साइंस अक्सर जवाब दे देता है, डॉक्टरों से कुछ नहीं संभाला। आधुनिक समाज में जब विज्ञान हार मान लेता है तो सोर्स दिखाता है कि अनिरुद्ध का परिवार तुरंत एक तांत्रिक के पास पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इंसान लॉजिक छोड़कर तुरंत अंधविश्वास या पुरानी मान्यताओं की तरफ क्यों भागता है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इंसान का दिमाग अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करता है। अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा डराती है। बिल्कुल। विज्ञान और मेडिसिन एक पैटर्न पर काम करते हैं, लेकिन जब कोई सिचुएशन लॉजिकल नहीं लगती, जब एक्सट्रीम ट्रॉमा या बीमारी हर पैटर्न को तोड़ देती है, तो इंसान को उस पीड़ा का एक मीनिंग चाहिए होता है। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करने का तरीका कह सकते हैं। मतलब उन्हें बस एक जवाब चाहिए था। हाँ, जो विज्ञान हार मान लेता है तो इंसान उन पुराने ढांचों की तरफ भागता है जो उस अननोन चीज को एक नाम दे सके, चाहे वो शैतान हो, आत्मा हो या बुरी नजर। दर्द को एक नाम दे देने से इंसान को लगता है कि अब वो सिचुएशन से लड़ सकता है। तांत्रिक वो नैरेटिव देता है जो उस कंफ्यूजन में एक अर्थ ढूंढने का काम करता है। और वो नैरेटिव वहां तब और भी गहरा हो गया जब तांत्रिक ने घर का नजारा देखते ही तुरंत बता दिया कि ये किसी इंसान की बीमारी नहीं बल्कि एक शैतान का प्रवेश है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, अनिरुद्ध के सिर पर विभूति लगाई और एक अनुष्ठान शुरू किया। फिर उस तांत्रिक ने जो कहा ना, उसने वहां खड़े उन तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसका दी। तांत्रिक ने आत्मा का नाम बताया था, राइट? हाँ, तांत्रिक ने बताया कि अनिरुद्ध के शरीर में प्रिया नाम की एक लड़की की आत्मा है। और फिर उसने सीधे पूछा कि क्या ये लड़का उस जगह से प्रिया की कोई चीज अपने साथ लाया है। ये सवाल सुनते ही कार्तिकेय टूट गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। जब अनिरुद्ध के पैंट की जेब चेक की गई तो वही हरे नग वाली अंगूठी वहां से मिली। तांत्रिक का ये पकड़ लेना कि कोई वस्तु इस पूरी घटना के सेंटर में है, ये ऑब्जेक्ट और एनर्जी के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। पुरानी मान्यताओं में ये माना जाता है कि आत्माएं अक्सर अपनी सबसे प्रिय चीजों से बंधी होती हैं, जैसे वो अंगूठी। हाँ, और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी देखें तो वो अंगूठी अनिरुद्ध के उस अपराध बोध का फिजिकल फॉर्म थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
जब तांत्रिक ने उस चीज को खोज निकाला तो उसने अनिरुद्ध के उस डर को एक असली चेहरा दे दिया। लेकिन सोर्स में जब उस तांत्रिक की शर्त का जिक्र आता है तो वो पूरी तरह से एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम लगता है। तांत्रिक ने कहा कि इस अंगूठी को तुरंत उसी घर में वापस छोड़कर आओ और अनिरुद्ध को सुबह होने से पहले राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी लेकर पहुंचो। लखनऊ से रातों रात मेहंदीपुर बालाजी। वही तो, ये तो किसी भी लॉजिक से पॉसिबल नहीं था। ये एक ऐसी रेस थी जिसका हारना पहले से तय था। ये सिचुएशन दिखाती है कि कैसे लिमिट्स को क्रॉस करने के परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं। हमारी जिंदगी में अक्सर हमें लगता है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हम माफी मांग लेंगे या उसे सुधारने का कोई रास्ता निकाल देंगे। हाँ, हम टेक इट इजी ले लेते हैं। लेकिन कुछ गलतियां एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती हैं जिन्हें बीच में रोका नहीं जा सकता। वो इम्पॉसिबल अल्टीमेटम इस बात का सिंबल है कि जब हम नेचर या किसी अदृश्य दुनिया के नियमों को तोड़ते हैं तो वो वापसी का रास्ता नहीं छोड़ती। और वापसी का वो रास्ता अनिरुद्ध के लिए कभी खुला ही नहीं। परिवार की मिन्नतों के बाद तांत्रिक ने अपनी तरफ से अनुष्ठान जारी रखने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अनुष्ठान के बीच में ही अनिरुद्ध की डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद है। बहुत ज्यादा। उसके तीनों दोस्त इस सदमे से इतने ज्यादा डर गए थे कि अनिरुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद वो 20 दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। कार्तिकेय ने इस पूरी घटना को शेयर करते हुए एक बहुत ही भारी मैसेज दिया है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले 1 करोड़ बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई चला गया तो फिर कितना भी पछता लो वो वापस नहीं आएगा। उन 3 दोस्तों का वो जिंदगी भर का गिल्ट कि काश वो मरे हुए कौवों वाले कमरे से ही लौट गए होते, शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये गिल्ट उनके जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। आज की इस पूरी चर्चा से जो बात सामने आती है वो ये है कि अंधी जिज्ञासा, दोस्तों का अंधाधुंध साथ और लालच यानी वो अंगूठी, ये सब मिलकर एक बेहद जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं। हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो हमें लगातार सिग्नल देता है, चाहे वो मरे हुए कौवे हों, घर की वो अजीब सी ठंड हो या जरूरत से ज्यादा साफ कमरा हो। साइंस तो थे वहाँ। बिल्कुल, लेकिन हमारा अहंकार और हमारे ग्रुप का प्रेशर अक्सर उन वार्निंग्स को इग्नोर कर देता है। ये घटना सिर्फ एक लड़के की जान जाने की कहानी नहीं है, ये उन 3 दोस्तों और एक परिवार के लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा की कहानी भी है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि कैसे एक बंद दरवाजे को खोलने की जिद ने बाकी कई दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस पूरी घटना के सोर्सेस को एनालाइज करने के बाद ये सोचने वाली बात है कि अगर निर्जीव जगहों और पुरानी इमारतों में यादें और ऊर्जाएं बस सकती हैं, तो हमारे अपने शहरों में मौजूद उन वीरान और भूले बिसरे कोनों का क्या? सही पॉइंट है। क्या कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए? न सिर्फ ईंट पत्थर के उन डरावने घरों में, बल्कि इंसानी मन के उन हिस्सों में भी, जहां उन चीजों को पाने की लालसा छिपकर बैठी होती है जो असल में हमारी है ही नहीं। हम इंसानों की फितरत अक्सर उस तरफ खिंचती है जो रहस्यमयी है, लेकिन शायद हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश एक बहुत भारी कीमत मांग सकती है। आज के इस डीप डाइव में यहीं तक।